हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीजी कोकणी कॉलेज इस चैनल में, जो आपके लिए आपके साथ में सदा ही खड़ा है। आपका नॉलेज ग्रो करने के लिए या आपका करियर तक आपको पहुंचाने के लिए। तो चलो हम अच्छे से अच्छा ट्राई करते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ सके या जो भी कंसेप्ट हो आपकी क्लियर हो सके। इसलिए उसके हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं। तो चलो, फिजिक्स सब्जेक्ट आज लेने वाले। फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन, रोटेशनल डायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर आज हम लेने वाले। तो चलो बच्चों, रोटेशनल डायनेमिक्स में कौन कौन से कंटेंट्स हमें देखने हैं, ये सारे कंटेंट्स हम पूरे लेसन में देखने वाले। चलो, पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द सर्कुलर मोशन? ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a circular path is called सर्कुलर मोशन। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, एग्जाम्पल देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा। चलो, द पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल में भी कंप्लीट सर्कल और पाथ ऑफ इट। नहीं समझ में आया, ओके, एग्जाम्पल में देखेंगे। चलो, पहला एग्जाम्पल कौन सा है? मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्लॉक तो पता है ना, क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, उसका जो मोशन होता है वो भी क्या होता है? सर्कुलर मोशन। प्रैक्टिकली देखना है, देखो दिख रहा है, ये जो हैंड्स होता है उसका ये जो मोशन है ये कौन सा है? सर्कुलर। और समझना है, चलो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं वो सर्कुलर पाथ में, उसको भी सर्कुलर मोशन बोलते हैं। देखो इस तरह, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो इस तरह, इसको भी बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और स्टोन अगर किसी एक एंड से स्ट्रिंग से फेंकते, ओके, या पकड़ के रखते इस तरह, वो क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम है उसका, तो इसको भी सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। ओके बच्चों, सर्कुलर मोशन शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया। तो ये सर्कुलर मोशन जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि सर्कुलर मोशन है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। जो पहले, एक्सेलरेटेड मोशन सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, यानी हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पे कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं जो मोशन होता है एक्सेलरेटेड होता है। सेकेंड, पीरियोडिक मोशन जब होता है, जब ऐसे पीरियोडिक मोशन होता है उस टाइम जो पार्टिकल होता है वो बार बार ओरिजिनली पोजीशन पे, जो ओरिजिनल पोजीशन है, जो जिस पाथ से जाता है, फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन में जो चीज़ें, जो टर्म्स इन्वॉल्व देखने हैं, तो ये रेडियस है, बराबर। एरो क्यों है इसको? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसलिए। तो देखा जाए तो डिस्टेंस मेजर फ्रॉम सेंटर टू द सर्कम्फरेंस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो वैसे तो रेडियस बहुत सिंपल चीज़ है, उसके हिसाब से आपको रेडियस की डिफिनीशन करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी ध्यान में रखो। रेडियस लेंथ होती है, इसलिए उसकी यूनिट जो होती है मीटर या सेंटीमीटर, और डायमेंशन होते हैं m0, l1, t0। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट वन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट तो पता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। बट in case of that object moving in circular path, so that is the angular displacement, which is shown by theta. What? Theta. And the unit of angular displacement is radius or degree. Actually radius नहीं, radian है, radian और degree ये यूनिट है। और डायमेंशन m0, l0, t0, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो वो मास भी जीरो होता है, उसको लेंथ नहीं होती, और टाइम भी जीरो होता है। ओके बच्चों, और डायरेक्शन देखा जाए तो राइट हैंड थंब रूल आपको पता है, अपर वर्ड फॉर एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड फॉर क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी क्या है डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी विच इज शोन बाय ओमेगा। देखो, ओके, डायरेक्शन
देखो अल्फा, व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। इस नेक्स्ट टॉपिक में लेकिन ओमेगा क्या है, और ओमेगा को बार क्यों है? क्योंकि ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? डी थीटा बार अपॉन डी टी, दैट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू थीटा इज द 2 पाई, बिकॉज 2 पाई इज द टोटल एंगल ऑफ सर्कल, टी इज द टाइम विच इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी जो होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी शोन बाय एन, सो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है 2 पाई एन, ओके, एंड टी इज द पीरियोडिक टाइम, एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, और यूनिट होगा एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड और डिग्री पर सेकेंड, और डायमेंशन होते हैं m0 l0 t-1, ओके, क्योंकि 2 पाई तो क्या है? कांस्टेंट, और ये न होता है 1 अपॉन टी, टी होता है टाइम, टाइम क्या होता है किसमें शो करते हैं हम? टी में, इन केस ऑफ डायमेंशन। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, पता है राइट हैंड थंब रूल जो 10th में आपको है। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम ये देख रहे हैं, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन 3 टाइप्स होता है या 4th बोल सकते हैं, विच इज शोन बाय कैपिटल तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में 4th जो टाइप से या 4th कंसेप्ट है वो एंगुलर वेलोसिटी विच इज शोन बाय अल्फा, ओके। सो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल? सिंपल डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, लाइक दिस, ओके, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी and alpha is the angular acceleration d omega upon dt, or alpha is equal to omega upon t. So what is the unit of angular acceleration? Radian per second square or degree per second square. What is the dimension? m0 l0 t-2, and direction is the right hand thumb rule. So right hand thumb rule हम देख रहे हैं, बोले एग्जैक्टली ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? देखो बच्चों, if the curved fingers of the right hand represent the direction of the motion of a particle performing circular motion, then the outstretched thumb represent the direction of the angular displacement, okay। देखो हैंड में ये अगर पकड़ा जाए तो ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर क्या शो करते हैं? डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो पार्टिकल है ना सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वो ये जो फिंगर्स है वो वही डायरेक्शन में शो करते हैं। बोले ये जो स्ट्रेच किया हुआ थंब है, ये थंब क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज द राइट हैंड थंब रूल, ओके बच्चों, समझ में आया? ट्राई कर सकते हो आप घर पे। Then next one, what is the UCM? UCM is the uniform circular motion. And what is the definition? The motion of a particle along the circumference of a circle with constant speed. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, अगर उसका जो स्पीड है या वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रही, यानी इक्वल टाइम कवर्स इन equal distance cover in equal time interval, so that is the constant speed. And if there is any object moving in circular path with constant speed, that is the uniform circular motion. So uniform circular motion हो चुका। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर यूसीएम में देखा जाता है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है पार्टिकल की, क्या होता है? हर एक पॉइंट पे या हर एक इंस्टेंट पे वो चेंज होती रहती है, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है? वो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इस तरह उसका चेंज होता है। और हमें पता है सर्कल लेसन में हमने पढ़ा है, सर्कल के कोई भी पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच होके जाती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, ओके। सो
सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। ओके, ए बार सी पी। ओके बच्चों, थर्ड कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। फॉर यूसीएम मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो भी होगा वो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट ऑलवेज डायरेक्ट टू द सेंटर। ये जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो फिर भी इसकी जो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द सेंटर होगी, किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में। अगर इसको मैथमेटिकली डिनोट किया जाए, डेरिवेट किया जाए तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू वी ओमेगा। ये कन्वर्जन है। देखो ये डायग्राम में शो किया हुआ है। ये जो रेडियस है, देखो ये रेडियस है और ये एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी चाहिए पर लेकिन हर एक पार्टिकल हर पॉइंट पे मोशन बदल रहा है सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से। और ये जो लाइन है ये सर्कल को एक पॉइंट में टच होती है, इसलिए बोलते हैं टेंजेंट और टेंजेंशियल टू द पाथ। ओके बच्चों, तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या है? देखो लॉज ऑफ मोशन में जो एच स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो लीनियर मोशन जो होती है उसमें लॉज ऑफ मोशन पता है हमें, पर लेकिन सर्कुलर मोशन है तो लॉज ऑफ मोशन तो थोड़ी अलग होगी। तो लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन जो है वो है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस अल्फा थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, जिससे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इस तरह ये तीन इक्वेशन लीनियर मोशन के, वैसे ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन है सर्कुलर मोशन के। ओके बच्चों, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। कैसे निकालनी है? 2πn। कहाँ से आया? अभी तो सॉल्व किया ना बच्चों, तो उससे आया। तो यस क्या होता है? आर्क होता है। कौन सा आर्क होता है? सर्कल का। और कितना होता है? आर थीटा। वी क्या होता है? आर ओमेगा या डब्ल्यू बोल सकते हैं। और ए क्या होता है? आर अल्फा। ये फॉर्मूले बच्चों, ये बेसिक फॉर्मूले, आपको बहुत मदद मिलेगी इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करने से। तो ये ध्यान में रखो, हर एक फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठाना है, जिससे आपका रोटेशनल डायनेमिक्स का प्रॉब्लम जो भी है, इश्यू जो भी है, वो सॉल्व हो सके। ये सब चीज़ें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिलेटेड देखी है। पर लेकिन अभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? ऑब्वियसली अगर सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड से अगर एक पार्टिकल मूव करता है इन सर्कुलर पाथ, सो दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर वही पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मोशन करता है पर लेकिन उसका स्पीड टाइम पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, यानी कांस्टेंट स्पीड नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बच्चों, यही फर्क है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यहाँ पे वेलोसिटी जो टेंजेंशियल होती है उसके डायरेक्शन जो चेंज होती है उसमें क्या होता है? जो रेडियल एक्सीलरेशन, तो वो तो पता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसको ही बोलते हैं। ओके, और ये एक्सीलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डायरेक्टेड along or opposite to the velocity always tangential is called tangential acceleration। तो ये टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होती है उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, तो यूनिफॉर्म में कांस्टेंट होता है, सेम होता है। पर लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है टाइम टू टाइम, इंस्टेंट टू इंस्टेंट और पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। उसकी वजह से क्या होता है? वो अपोजिट टू द वेलोसिटी, और जो टेंजेंशियल होता है उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, तो इस तरह हम नेट एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं ए आर बार प्लस ए टी बार। सो ए आर बार इज द रेडियल एक्सेलरेशन, ए टी बार इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड ए बार नेट इज द टोटल एक्सेलरेशन परफॉर्म बाय दैट पार्टिकल इन नॉन यूसीएम। ओके बच्चों, तो अगर
ए बार नेट को निकालना है तो अंडर रूट ए आर स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर ऐसा फॉर्मूला हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं। ए फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। व्हाट इज आरपीएम? राउंड पर मिनट। इट इज देन स्विच ऑफ। अभी हमने क्या किया? स्विच ऑफ किया, तो इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन। तो क्या हुआ? ये जो फैन बंद हुआ, लेकिन रिवॉल्यूशन कितने हुए? 21। व्हाट इज द रिवॉल्यूशन? जो एक चक्कर मारते हैं उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप एज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। तो हमें टाइम निकालना है जब कब स्टॉप हो जाएगा। ओके, और स्टॉप होगा इसका मतलब उसके ऊपर इनडायरेक्टली फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स अप्लाई हुआ इसका मतलब वहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उसके बाद वो फैन बंद होता है, तो उसके लिए वो टाइम कितना लेगा। तो पहले तो हमें गिवन पता होना चाहिए क्या कह दिया है। तो एन जीरो इज इक्वल टू 90 आरपीएम। ओके, और 90 आरपीएम दैट इज 1.5 हर्ट्ज। तो 60 आरपीएम होता है 1 हर्ट्ज, तो 90 आरपीएम होगा 1.5 हर्ट्ज। और एन होता है फ्रीक्वेंसी, ये इनिशियल है इसलिए जीरो में शो की है। अभी ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 2 पाई एफ जीरो। और ये जो होता है इनिशियल कितनी है? इनिशियल। देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू 2 पाई 2 पाई एन। ओके, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ है? 21। थीटा पता है, सॉरी एन पता है कितना है? 2 पाई। ओके, तो उसमें अगर 21 टू ज़ा 42 पाई रेडियन इतना थीटा है। ओमेगा कितना आएगा? 0। यूजिंग रोटेशनल काइनेमेटिक्स इक्वेशन ए इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपन टी। तो वहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देते और ए ओमेगा माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन टी। ओके, दोनों क्या है? इक्वल है, तो उसके हिसाब से अगर दोनों की वैल्यू पुट की जाए तो टी सॉल्व करके हमें मिलता है 28 सेकेंड। कितना है? 28 सेकेंड। इसका मतलब फैन जो 90 आरपीएम के हिसाब से रोटेट हो रहा था, उसको स्विच करने के बाद 21 रिवॉल्यूशन के बाद वो स्टॉप हो गया। तो स्टॉप होने का जो टाइम है, यानी कितने टाइम के बाद वो स्टॉप हुआ, तो टाइम है 28 सेकेंड। कितने? 28 सेकेंड। ओके बच्चों, समझ में आया प्रॉब्लम? चलो सेकेंड प्रॉब्लम ऐसा है। somehow an ant is stuck to the rim of the bicycle wheel of diameter 1 meter. While the bicycle is on a center stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds. With uniform angular acceleration, calculate number of revolutions completed by the ant in these 10 सेकेंड। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? एक बाइसिकल है, वो स्टैंड पे खड़ी, उसमें एंट है और एंट की वजह से वो रोटेट हो रहा है। क्या क्या वो रोटेट हो रहा है? व्हील। तो फ्रीक्वेंसी दी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ओके, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हुए वो निकालने, फाइंड आउट करने एंट के कारण। तो डी क्या है? 1 मीटर। तो डी हमें चाहिए नहीं, हमें रेडियस चाहिए। तो 1 मीटर अगर डी होगा तो उसके हाफ रेडियस होगा 0.5 मीटर। एन दिया है उन्होंने 2 हर्ट्ज, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। और टाइम कितना लगेगा? 10 सेकेंड। सो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अल्फा का क्या दिया है उन्होंने? कांस्टेंट। क्यों? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन ऐसे बोला है ना, तो इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट हुआ। तो एन हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और कितने में? टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। सो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एन, एंड एन की वैल्यू 2 है तो 2 टू द 4, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ हमारा ओमेगा। तो अल्फा का ए का एक्सेलरेशन फॉर्मूला ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 0 अपॉन 10, और 4 पाई अपॉन 10 दैट मीन्स 0.4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हुआ एक्सेलरेशन पर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। चलो सेकेंड इक्वेशन लेते, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। थीटा इज इक्वल ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट की सर,
और वैल्यू पुट करने के बाद हमें n निकालना है। तो n को अगर सॉल्व करते हैं हम तो मिलता है 10, कितना, 2 मिनट बच्चों, 10 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंट इन 10 सेकेंड, कितना, 10 सेकेंड। सो n इंटू 2 पाई इक्वल टू 25, दैट इज n सेकेंड। ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है एग्जैक्टली? फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along radius of a circle and directed towards the center of the circle। जो फोर्स पार्टिकल जो भी फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन जब वो पार्टिकल परफॉर्म करता है तब ये जो फोर्स होता है ना वो कहाँ पे एक्ट होता है? तो रेडियस ऑफ द सर्कल, कहाँ पे, जो रेडियस होती है ना सर्कल की उसके ऊपर, पर लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ पे होती है? सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज द CPF। क्या है? CPF। तो सेंट्रीपिटल फोर्स acts at right angles to the tangential velocity of particle, so there is no displacement। okay, so no work is done by the centripetal force, it is the real force। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वजह से वर्क डन नहीं होता, तो वर्क डन न होने की वजह से ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है रियल फोर्स। क्या होता है? रियल फोर्स। तो एग्जैक्टली उसका फॉर्मूला क्या है? FCP इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार सॉरी, और माइनस एम स्क्वायर अपॉन आर। और देखा जाए तो ये फोर्स ही होता है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके बच्चों, एग्जाम्पल CPF का, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ, so necessary centripetal force is provided by gravitational force of attraction between the earth and sun। वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स होता है, उसको बोलते हैं हम CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले समझो। फिक्स और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू द फिक्स फ्रेम। ये जो फिक्स फ्रेम रहते हैं उसमें जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है, ओके बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसकी? ये जो रेफरेंस होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसकी, उसमें जो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होते हैं, जैसे न्यूटन लॉज जो होते हैं मोशन के, एक्चुअली वो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं। तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? उसमें जो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसमें एक्सेलरेशन, ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, मूविंग करता है, ओके। और फ्रेम ऑफ इनिशियल फ्रेम में क्या होता है? मूविंग करता है पर लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? मूविंग करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर लेकिन उसमें एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करता है एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो देखा जाए तो ये इमेजिनरी और फिक्सियस यानी स्यूडो फोर्स है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कौन सा फोर्स है? स्यूडो फोर्स, ओके, स्यूडो फोर्स। और पहले देखा रियल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ में आया, पर लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपिटल अगर टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स एक्ट होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो होगा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस तरह एक्ट होगा। तो नॉन रियल और स्यूडो फोर्स, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो स्यूडो फोर्स होता है। ये जो नॉन रियल फोर्स है इसको नॉन रियल फोर्स भी बोल सकते हैं हम। तो ये स्यूडो फोर्स जो होता है वो किसकी वजह से तैयार होता है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जो भी पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है उसकी वजह से वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार होता है और वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और उसकी वजह से वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स तैयार होता है, उसको हमने बोला है नॉन रियल और स्यूडो फोर्स। और ये सब ये जो नॉन रियल और स्यूडो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको याद है तो हमने फॉर्मूला देखा था -m⍵²r, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है खाली माइनस की जगह प्लस होता है, सेम फॉर्मूला होता है, एफ सी पी एफ इज इक्वल टू प्लस m⍵²r। ओके, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उतना होता है, खाली डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। एंड दैट मीन्स वी कैन से लाइक दैट the magnitude of centrifugal force and centripetal force are same but opposite direction, it moving in opposite direction। ओके, जो भी पार्टिकल परफॉर्म करता है यूसीएम एक्चुअली वो एक्सेलरेट होता है, तो एक्सेलरेट जब होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है उसमें वो कौन से हिसाब से, यानी इसके ऊपर न्यूटन के जो लॉ है तीन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके हिसाब से वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्ट होती है या उस ऑर्डर के हिसाब से वर्क करते हैं। तो ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक तरीके का स्यूडो फोर्स होता है, और ये जो स्यूडो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके बच्चों, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ काम आता है? जब भी हम कॉइल, जब ट्विन टेबल मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द स्पीडर, ये जो कॉइन होता है, जब भी हम वो कॉइन के साथ टेबल पे अगर कोई चीज़ करते तो वहाँ पे हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शो किया दिखता है। वैसे बकेट अगर फुल वाटर से भरा होगा तो वो जो वाटर है, ओके, और सीधा हम क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और स्पीड से गोल घुमाएंगे, तो इस चीज़ में उस बकेट में से वाटर का एक ड्रॉप भी नहीं गिरता नीचे। क्यों ऐसा होता है? तो जो वाटर का वेट जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस किया होता है, उसकी वजह से उसमें से एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं गिरता नीचे। और एक, अगर चिल्ड्रन सिटिंग इन मेरी गो राउंड, ये जो यात्रा होती है ना, मेले में जो मेरी गो राउंड होता है उसमें अगर चिल्ड्रन बैठते तो ऑब्वियसली यानी ऑटोमेटिकली वो जो मेरी गो राउंड है उसके आउटसाइड में फेंके जाते हैं, यानी डायरेक्ट फेंका नहीं जाता, बल्कि उसका जो बैलेंस है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम बस में बैठते तो ब्रेक लगने के बाद हम आगे जाते या एक्सेलरेट देने के बाद हम पीछे जाते, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटर होता है उससे हम आगे जाते। और अगर कोई बस टर्न मार रही है और टर्न मारने के टाइम अगर राइट में मार रही तो हम लेफ्ट में जाते, और लेफ्ट को टर्न ले रही तो हम राइट में जाते। ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न भी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके बच्चों, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे दो चीज़ें थी। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कुछ ऐसे एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। अगर एक रेसिंग कार है जो 5 राउंड कंप्लीट करती है 2 मिनट्स में, ओके, तो उसका रेडियस जो ट्रैक होगा उसकी रेडियस कितनी है, और उसका यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है π²। तो नंबर ऑफ राउंड 5 है, टी 2 मिनट है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 120 सेकेंड आ जाएंगे। एक्सीलरेशन जो होता है π² दिया है और रेडियस निकालनी है, और हमें पता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, n = 5/120, यानी नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, नंबर ऑफ राउंड्स 5 है और उसको टाइम कितना लगा 120, तो 1/24 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ω²r, तो ओमेगा होता है 2πn ब्रैकेट स्क्वायर इंटू r, अगर n की वैल्यू, t की वैल्यू और r की वैल्यू, तो r की वैल्यू तो दी ही नहीं, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, और r के लिए अगर सब्सटीट्यूट करते हैं हमें पता है जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसके सराउंडिंग वाले जितनी क्वांटिटी हो सब इक्वल टू के अपोजिट लेके जानी है, बराबर ना। उसी तरह ए का फॉर्मूला बनता है, और रिमेनिंग जो वैल्यू है उनके अगर वैल्यू डाले तो 144 मीटर इतनी रेडियस आ सकती है। ओके बच्चों, तो ये रेडियस हुई उस जो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है उसकी। ओके बच्चों, इस तरह हमने ये जो प्रॉब्लम के साथ
आज का जो लेक्चर 1 का पार्ट था वो कवर कर लिया है। आगे जाके अगले टाइम सेकंड लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट देखेंगे और रोटेशनल डायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे। तो ये टॉपिक तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बिंदास बोल सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम कुछ इशू आ रहा है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और एक बात तो नोटिस कर लेना या माइंड में फिट करना, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और पुराने हो तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए, जिससे हम आपके लिए अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके से आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, और आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आपका गोल अचीव हो जाए। ओके बच्चों, सो थैंक यू।